everyone. I hope you guys are doing great. So here in this video, we're going to do the PYQP analysis of the questions on literary theories which were asked in the December 2023. ठीक है ये क्वेश्चंस जो ये यहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स हैं दे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग सेशन एग्जामिनेशन सो हियर यू विल आल्सो गेट टू नो कि आपको पढ़ना क्या है किस तरह से पढ़ना है एंड हाउ यू शुड बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चन एंड वी विल बी डूइंग द डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच ऑफ दीज टॉपिक्स from where we have got these question here in December 2023. All right, so let's begin. Uh, First question we have here. Arrange the chronological sequence in which the following works were published. तो यहाँ पे हमें क्या करना है chronological order में इन पूरे works को arrange करना है. And one important thing regarding these chronological sequence type questions, you get most of these questions only from the famous and the mainstream works. ठीक है जो आपके फेमस वर्क होते हैं जो आपके मेजर राइटिंग्स होती हैं जो की राइटिंग्स होती हैं उन्हीं वर्क को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कोई माइनर वर्क्स पे नहीं पूछा जाता राइट यहाँ पे हमारे पास 3 वर्क हैं राइट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैम ये पता आपको होना चाहिए दिस इज द वर्क ऑफ द टी एस एलियट ठीक है तो अगर आपको इन वर्क्स के डेट्स भी पता हैं इवन ऑन द बेसिस ऑफ इट आप आराम से इन क्वेश्चंस को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो सो नाउ द कल्चर एंड सोसाइटी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेमंड विलियम्स इसे पूछा गया है रेमंड विलियम्स से ये कब आपका पब्लिश हुआ है इन दी 1958 नाउ द सजेशन इज कि आप मेक श्योर करो रेमंड विलियम्स के जितने भी वर्क्स हैं एंड उनके जो टॉपिक्स हैं सॉरी जो उनके ये टर्म्स हैं उन्होंने जो कॉन्सेप्ट अपने प्रोपाउंड किए हैं इन वर्क्स में जैसे कि इन कल्चर एंड सोसाइटी ही हैज प्रोपाउंडेड द टर्म ऑफ द कल्चरल मटेरियलिज्म राइट कल्चरल मटेरियलिज्म का टर्म उन्होंने इस वर्क में कॉइन किया है सो ये वर्क ये आपके लिए जो ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चर एंड अनाची इज द वर्क बाय द मैथ्यू आर्नल्ड published in the 1868 so it was an essay and here he has given his very famous जो इन्होंने अपने टर्म्स दिए हैं कॉन्सेप्ट दिए हैं स्वीटनेस एंड लाइट ठीक है स्वीटनेस इज योर मॉरल राइचुअसनेस एंड द लाइट इज द इंटेलेक्ट एंड ही इज आस्किंग टू हैव द हार्मोनियस कनेक्शन बिटवीन दीज बोथ क्योंकि आपको पता है कि विक्टोरियन एज में क्या है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ठीक है लोग जो है बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो गए हैं एंड दे हैव लॉस्ट द टच विद द मोरालिटी so he propounded this term here of the sweetness and light. Beside this, he has devised in this essay, in this collection of essay, society into the 3 parts. Philistine is your aristocracy, your elite class, capitalist. Barbarian is your middle class, and the populace is your working class. इन 3 क्लासेस में क्या है इन्होंने डिवाइड किया गया है एंड ही सेड द ट्रू कल्चर जिसको डिफेंड करने के लिए इन्होंने क्या है ये वर्क लिखा है इट ट्रांसेंड्स द क्लास इट ट्रांसेंड्स द क्लास ठीक है जो हमारी सोसाइटी है जब वो ट्रू कल्चर को फॉलो करती है दे कम आउट ऑफ दिस डिवीजन दे बिकम वन ठीक है अगर हमको वन में बनना है अगर को क्या करना पड़ेगा दे हैज टू बी स्वीटनेस एंड लाइट मोरालिटी एंड रीजन के बीच एक हार्मोनियस कनेक्शन होना चाहिए दिस इज व्हाट ही इज रूटिंग हियर फॉर इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बात करी है आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू यू ठीक है 1869 में ये वर्क पब्लिश हुआ है ठीक है टू हेल विद कल्चर is the work by this cult figure Herbert Reed. He was the most famous critic and a thinker in England. He was a revolutionary person. ठीक है 1863 में इन्होंने ये वर्क प्रोपाउंड किया है अब हर्बर्ट रीड के जो अदर अदर वर्क्स हैं यहाँ पे जो भी क्रिटिक राइटर थ्योरिस्ट पूछा गया है अब उनके वर्क जो है आपके अगले टर्म के लिए आपका जो अगला साइकिल है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सो मेक श्योर कि आप हर्बर्ट रीड के बाकी के वर्क भी देखकर जाओ स्टडीज इन डाइंग कल्चर क्रिस्टोफर कॉडवेल 1938 ठीक है even though I have mentioned the Christopher Caldwell works here we will go through them notes of towards the definition of culture so here T.S. Eliot said कि जो हमारा कल्चर है उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है that the meaning of the culture which is used that is not the true meaning of it ठीक है? It is not synonymous with art that's what he said here in this work
The Notes Towards the Definition of Culture, 1948. Right. So this is a famous quote from the Herbert Reed, which I mentioned here. I really like it. True poetry was never speech, but always a song. What a poem! What is a poem? 1926. What is a poetry? के एक प्रोज राइटर है हमारे in the romantic age. He has written the similar essay thing. So if you recall his name, or you can search it on Google, write it down in the comment section below. ठीक है. इस तरह से ये क्लासेस एक तरह से इंटरेक्टिव बन जाती हैं. ठीक है. मुझे पता चलता रहेगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वीडियोस को देख रहे हैं और उनका प्रेपरेशन चल रहा है यहाँ से. सो आई कैन पुट मोर एफर्ट्स इनटू इट. ठीक है. के लिए ऐसी ही क्वालिटी वीडियोस लेके आता रहूंगा. क्रिस्टोफर कॉडवेल. ठीक है. मेरा मेन पर्पस होता है बच्चों को जेआरएफ दिलवाना. ठीक है. बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर मी जो एक चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में, जो इंस्टेंट एक चेंज होता है. ठीक है. सो जेआरएफ ही हमेशा से पर्पस रहा है अपने लिए भी और दूसरे बच्चों के लिए भी जिनको भी मैं प्रिपेयर करवाता हूँ. Illusion and reality. Illusion and reality. This is the another work by the Christopher Godwell. Can be asked in your coming session exam. ठीक है. A study of the source of poetry 1937. Uh, this work we have already done. So इसका एक ये sequel है. Further studies in time culture 1949 and romance and realism. It seems very important work. पूछा जा सकता है. ठीक है. 1970 में ये publish हुआ है. Now, Eliot, as I said, that he said term that he feels has come to be misused. Culture, ठीक है? He said जो आपकी ये term है culture की इसे misuse किया जाता है. So here he has defined it in a different way. He said that it is not synonymous with art, right? So he was a very objective about interpreting the art, right? He paid more attention to his aesthetical aspects, right? Uh, right, as he has given this term of the impersonal poetry, right, the impersonality, right? इन्होंने term दिया है where he talk about not being emotionally engaged with things. ठीक है. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है. एक क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है हमारा? इट्स टेकिंग 7 मिनट्स. ठीक है. ओके. ओ एडवर्ड सईद पोस्ट colonialist ही इज ओरिएंटलिज्म. ठीक है. ओरिएंटलिज्म की टर्म को आपको समझना है तो इसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओरिएंट सबसे पहले है ओरिएंट. सो ओरिएंट क्या है आपका? ओरिएंट इज द वर्ड फॉर द ईस्ट. It is the Latin word. It means east. And east is the place where sun rises. So it is called the land of sunrise. ठीक है. आपने देखा होगा कि हमारे हमारे घरों में भी वास्तुकला के शास्त्र के मुताबिक हमारे जो दरवाजे होते हैं, हमारा जो एंट्रेंस होता है, हमारा जो चूल्हा होता है, ठीक है, हमारी जो रसोई होती है और आपका जो जो दिया जलता है वो हमेशा पूर्व दिशा में जलता है. ठीक है. तो वो हमारे ये चीजें हमारे क्या है कल्चर में इनग्रेन्ड है. ठीक है. एक तो ये नाम यहाँ से आया है. दूसरा है ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट आर द वेस्ट स्कॉलर्स. दे आर स्कॉलर्स ऑन द ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न लैंग्वेज, ईस्टर्न ट्रेडिशन. ठीक है. एंड दे आर द वन हु टेलिंग अस दैट हु वी आर. एंड दिस इज समथिंग एडवर्ड साइड did not like. What they are calling us? What they are calling us? What they are calling us? Anti-America, hypocrite, manipulative, untrustworthy, rude, barbaric, religious, traditional, rough, and dirty. This is what we are for them. This is how they define us. This is what the Orient word mean. And इसका antonym, direct opposite to it, is considered West. जो ये नहीं है, जो करप्ट नहीं है, जो मैनिपुलेटिव नहीं है, जो डर्टी नहीं है, जो बार्बरिक नहीं है, आपका सैवेज नहीं है, अनसिविलाइज्ड नहीं है, वो आपका वेस्ट है. दे आर द वन हु आर सिविलाइज्ड. द सेम थिंग वी कैन अंडरस्टैंड इफ वी refer here to the Britishers, right? This is how they conceived us. This is how they thought of us. So Orientalism is where we talk about these things. West perspective towards East, right? They have described us in a very contemptuous manner, in a very disrespectful manner में उन्होंने हमें क्या किया है describe किया है. This is what the Orientalism talk about. And here he has coined this term called the Occident. Occident की term को उन्होंने यहाँ पे क्या किया है coin किया है. It was published in the 19 so here you have to find out that which of the following is the true here. So ये work आपका publish हुआ है 1978 में, right? 1978 में. So ये आपका पहला false है.
Utilities, the concept of discursive formulation as argued by the Foucault, obviously. हमें जिस तरह से उन्होंने define किया है, as I said, the way they have described us, ठीक है, discourse, you know that how the things are being described, how the things are being given the identity, the way they are communicated, right? उन्होंने जिस तरह से हमें represent किया है. So he has utilized this concept here from of the Foucault, and the Foucault is the one who has discussed about this concept of the discourse. और मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है ऑन माय यूट्यूब वीडियो, एंड बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को अप्रिशिएट भी किया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ठीक है, फिर हमारा सी ऑप्शन है, ही हैज टेकन अप द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इमेजिनेटिव जियोग्राफी एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिएंट। यस ही हैज, राइट। इट इज वन ऑफ द फाउंडेशनल your text of the post-colonial theory. Yes, it is. It puts to use Barthes concept of death of the author. No, it does not. So आपका B, C and D is the correct one here. Right? Is the correct one here. Orient term we discuss it. Orientalist we discuss, right? Orientalism के बारे में भी हमने discuss किया अभी. Right. Then come the third question. यहाँ हमारे पास दो statement है, and the word culture is a very complicated word. We know, we discussed this because it does not have a very defined and a direct definition. ठीक है? Culture, how do you define culture? What culture is? The social practice, the way of living, your set of beliefs, your language, your culture, your tradition, your roots, that everything is a part of it. Can't be defined easily. So it is the first one is correct. The main reason, this is mainly because of several different though related meanings have emerged at the particular moments throughout its long history. इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, ठीक है, हर चीज में अलग तरीके से इस चीज को डिफाइन किया गया है। यस, सो दैट इज द रीजन। तो क्या है, हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, एंड आर इज द correct explanation of the A, right? और ये कल्चर स्टडी से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है। कितने तरह के कल्चर है हमारे पास? वी हैव द पॉपुलर कल्चर, वी हैव द पॉपुलर कल्चर, वी हैव द पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर को आप लो कल्चर भी कहते हो, विच अपील्स द मासेस, ठीक है, ठीक है। एक आपका हाई कल्चर है, हाई कल्चर है, दिस इज समथिंग दे क्रिटिसाइज, ठीक है, जो आपके कल्चर थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। The pioneer figure is your Richard Hogarth and the Raymond Williams, right? They are the one that the lot of other texts are ignored. They give the example of the Agatha Christie here, ठीक है, अगाथा क्रिस्टी का वो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, because what we are reading today mostly in the curriculum, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है आपको? शेक्सपियर, मिल्टन, ये सभी पढ़ाया जाता है, और जो आपके माइनर जो ऑथर्स हैं, ठीक है, इवन दो दे आर मच मोर फेमस, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सीइंग एंड वाचिंग, ठीक है। पॉपुलर कल्चर में आप जो कूली मूवी ले सकते हो, ठीक है, हाई कल्चर में आप सत्यजीत रे के कुछ मूवीज ले सकते हो, जिसे एक इलीट सेक्शन या इलीट वर्ग ही जो है सुनता या देखता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फेमस कल्चर है। सब कल्चर आपका आता है, ठीक है। सब कल्चर क्या है? सब कल्चर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज देयर ओन सेट ऑफ बिलीव्स, देयर ओन वे ऑफ लिविंग, which is different from the large पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एक डोमिनेटिंग कल्चर होता है, एक आपका कल्चर है, उसका सब पार्ट है, ठीक है, स्मॉलर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। हमारे पास मॉल कल्चर भी है, ठीक है। मॉल का भी एक अपना एक कल्चर है कि वो किस तरह से जो है फंक्शन करता है, दैट हाउ इट अट्रैक्ट्स पीपल टू बाय थिंग्स, ठीक है। वो सब चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं कल्चर में, ठीक है। ये आप कल्चर स्टडीज में पढ़ते हो। और हमने बच्चों को भी नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को जो है कर दिए हैं। आई होप आपने चेक भी किए होंगे और स्टडी भी कर दिए होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेड क्लासेस व्हिच आर गोइंग ऑन द योर ऐप, ठीक है। रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी है। बाकी स्टडी मटेरियल तो आप लोगों का है ही है। अगर लास्ट के दिनों में इफ लाइक यू फाइंड दैट यू वॉन्ट बी एबल टू कवर द इंटायर सेक्शन, बट फिर भी मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप दो बुकलेट्स के लिए आप अभी जा सकते हो, विच इज द लिटरेरी थ्योरी एंड योर ब्रिटिश लिटरेचर। बोथ ऑफ दीज बुकलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपका जो है
बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर हुआ है। ऑलराइट, so now we have another question here, which is the simulacra. The this term is coined by the John Baudelaire. आपका ये पोस्ट मॉडर्न निज्म का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो सिमुलेक्रा का मतलब होता है आपका विच इज नॉट रियल, विच इज द आर्टिफिशियल, विच इज द इमिटेशन, विच डज नॉट हैव एनी प्रोटोटाइप। ऐसी चीज को आप यहाँ पे इमिटेट करते हो जिसका कोई जो है रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर से आपने कोई एक पिक्चर ली है, ठीक है, आपने एक फोटो लिया है, ठीक है, यू हैव क्लिक्ड अ पिक्चर, ठीक है, आपने एक फोटो ली, ठीक है, फोटो ले ली आपने। अब ये 4 स्टेजेस के को गो थ्रू करता है ये सिमुलैक्रा, ठीक है। प्योर सिमुलैक्रा तक आते-आते ठीक है, आने के लिए इससे पहले आपको जो है 3 स्टेजेस से गो थ्रू करना पड़ता है, उनको डिस्कस करते हैं। मान लो आपने किसी चीज़ का पिक्चर लिया, सो दैट इज़ तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ठीक है। फॉर से कि आपने अपना पिक्चर लिया, ठीक है? ये आप हो, ठीक है? ठीक है। पर सोशल मीडिया पे अपलोड करने से पहले क्या किया? आपने इसको एडिट कर लिया। आपने क्या किया? इसको एडिट कर लिया, ठीक है? कुछ भी अच्छा-सा बना दिया अपने आप को, जैसे आप नहीं दिखते हो, एडिट कर दिया, तो ठीक है? सो नाउ इट हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ठीक है? ये तो आपका फेथफुल का कॉपी है, ठीक है? ये तो आपकी एग्ज़ैक्ट कॉपी है, बट जो आपने सोशल मीडिया पे अपलोड की है, वो क्या है? वो आपकी आपकी कॉपी नहीं है। ठीक है, फिर आपकी क्या आती है, आपकी थर्ड स्टेज आती है, वेयर पीपल गेट टू नो कि ऐसा तो कोई इंसान एग्जिस्ट करता ही नहीं है, दिस पर्सन डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, हु एग्जिस्ट, दिस पर्सन, बट दिस पर्सन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टेज आ जाता है, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ रियलिटी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ रियलिटी, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी क्या है, एब्सेंट है, रियलिटी प्रेजेंट नहीं करती। फिर आपका आता है नो रियलिटी, नो रिलेशन, नो रियलिटी, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेज आएगी, जब आपको ये पता चलेगा कि देयर इज अ नो पर्सन ऑफ दिस काइंड, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है। इस पिक्चर का इस पिक्चर का रियलिटी से जो कनेक्शन है वो क्या है, वो खत्म हो जाएगा, इट बिकम्स द सिमुलैक्रा, एंड दिस पिक्चर इज समथिंग हम जिसे तवज्जो देते हैं, ठीक है। आपकी जो पिक्चर एक एडिटेड पिक्चर होती है, वी लाइक दैट पिक्चर द मोस्ट देन द एक्चुअल पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी जो रियलिटी है वो आपकी मीनिंगलेस है, ठीक है। और हम एक्सेप्ट किसे करते हैं, जो आपकी एडिटेड इमेज है, जो कि रियल नहीं है, विच डज नॉट हैव एनी प्रोटोटाइप, जिसकी कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ठीक है। इट इज इन इटसेल्फ अ इट इज इन इटसेल्फ एन आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट दिस इज समथिंग वी लाइक, दिस इज समथिंग वी लाइक, ठीक है। तो इट इज द एरा ऑफ द सिमुलेशन, हम जिस पे रह रहे हैं वो क्या है, वो आपका एरा ऑफ आर्टिफिशियलिटी है, होता है ऐसा। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं आपकी सिमुलेक्रा की, ठीक है? आपको समझ भी आया होगा। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है विद एग्जांपल। जैसे कि आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड किया, हमने पिक्चर ली, ठीक है? दैट इज़ द वन। सेकंड, अब आपका क्या है, आप एडिटेड करते हो, ठीक है? आप एडिट करते हो, जैसे आपके ट्रिप एडवाइज़र, ठीक है, आपका एक ओटीए है, ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंसी है, ठीक है? तो वहाँ पे जो आपके जो रेस्टोरेंट के जो पिक्चर्स डालते हो या अपने रिव्यूज़ लिखते हो, ठीक है? आप आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होटल्स वैसे दिखते नहीं हैं। दे आर नॉट दैट नीट एंड क्लीन द वे दे हैव रिप्रेजेंटेड देम देयर, ठीक है? तो आपकी सेकंड स्टेज होती है, ठीक है? दैट इज़ द अनफेथफुल कॉपी, वो आपकी फेथफुल कॉपी नहीं है, दैट इज़ द डिस्टॉर्टेड रियलिटी, ठीक है? थर्ड में आपका आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इसके लिए नाम दिए हैं जेन बॉडलियर ने अपने। फर्स्ट स्टेज इज़ द सैक्रामेंटल ऑर्डर, सेकंड वन इज़ द ऑर्डर ऑफ मेलेफिसेंस। यहाँ पे आप मास करते हो, एज़ आई सेड कि आप एडिट करते हो। ऑर्डर ऑफ सॉर्सरी, ठीक है? मैजिक कहते हैं ना, ठीक है? मैजिक कहते हैं कि कुछ मैजिकल बनाया हुआ है, कुछ रियल तो है नहीं। No relation with reality, pure simulacra, it's pure imitation which does not have any prototype, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जिसका कोई ओरिजिनल फिगर नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके फायर ड्रिल होते हैं, ठीक है। फायर अलार्म आपका बजता है, आपके स्कूल में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि दैट इफ देयर इज एनी टाइम अ फायर, सो आपको रिहर्सल करवाई जाती है कि दैट हाउ कैन यू एस्केप ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। अपने आप को आप किस तरह से बचा सकते हो, सेफ रख सकते हो, ठीक है। तो वो जो
आपका फायर अलार्म व्हिच गोज़ ऑन फॉर द रिहर्सल, वो क्या है? वो आपका थर्ड स्टेज है, ठीक है? इट क्लेम्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट द रियलिटी, ठीक है? इट इज़ नॉट द रियलिटी। सो वी कॉल इट इज़ द एब्सेंस ऑफ द रियलिटी। ये एग्ज़ाम्पल्स है आपके, और आई थिंक आप उस पिक्चर के जो मैंने आपको बताया ऊपर, उससे आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है? बाकी एक फेमस एग्ज़ाम्पल है जो फोर्थ स्टेज के लिए दिया जाता है, द साइन इज़ ओन प्योर सिमुलैक्रम। जैसे आपने जुरासिक पार्क देखी होगी, ठीक है? आपने जुरासिक पार्क देखी होगी, ठीक है? जो उसमें जो क्रीचर्स थे, दे दे अपीयर्स टू बी रियल, ठीक है? बट वो हैं नहीं वैसे, बट वो वैसे हैं नहीं, ठीक है? बट वो वैसे क्या हैं नहीं। तो आपको समझ आ गया क्या है सिमुलैक्रा? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पिछले कल ये वीडियो बनाई थी, एंड इट वाज़ 55 मिनट्स लॉन्ग, एंड आई सॉ कि मैंने ऑडियो का जो ऑप्शन है वो क्लिक नहीं किया था, तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं। इट वाज़ अ म्यूट, सो इट वाज़ रियली डिसअपॉइंटिंग, बट चलो, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। खुद की गलती थी तो, या आप ये कह सकते हो कि देखो मेरी किस्मत। इट इज़ नॉट राइट, लाइफ इज़ सो प्रैक्टिकल, लाइफ इज़ सो प्रैक्टिकल। क्वेश्चन 4, द टर्म सिमुलैक्रा इन पोस्ट-मॉडर्न डिस्कोर्स इज़ अबाउट एब्सेंस ऑफ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। यस इट इज, ठीक है? मैं नहीं आंसर दूंगा, मैं आप लोगों को आंसर इसको करने दूंगा, ठीक है? मैं आप लोगों को आंसर करने दूंगा, बट आई थिंक एक ऑप्शन आपको थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी लग सकता है, सो लेट मी एक्सप्लेन इट। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रियलिटी डब्ड एज ऑथेंटिक, ठीक है? आ रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, आ रिजेक्शन ऑफ द मॉडर्निस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी। क्या ये जो आपका मॉडर्निस्टिक व्यू है रियलिटी का, क्या ये उसे रिजेक्ट करता है या उसे एक्सेप्ट करता है? ये मॉडर्निस्टिक व्यू तो सिमुलैक्रम ने ही तो, इसी प्रैक्टिस ने ही तो बिल्ड किया है, वो इसे रिजेक्ट क्यों करेगा? ठीक है? दे आर एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है? सिमुलैक्ट्रा तो यही चाहता है, वो इसीलिए आर्टिफिशियल चीजें वो रेडी की गई हैं, जहां पे आप क्या करते हो, कौन सी आपके लिए रियलिटी क्या है? आपके लिए रियलिटी है आपकी एडिटेड इमेज, जो आप रील्स पे दिखाते हो, जो आप इंस्टाग्राम पे दिखाते हो, ठीक है? ये मेनली ये कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया गया था इन रिलेशन टू द गल्फ वॉर, आई वुड से गल्फ वॉर नेवर टुक प्लेस। ही सेड दैट इस वॉर ने ये हुआ था, ठीक है? गल्फ वॉर आपका हुआ था गल्फ कंट्रीज पे, ठीक है? ये आपका वॉर हुआ था, अमेरिका ने अटैक किया था, ठीक है? इंग्लैंड केम आल्सो टू असिस्ट देम इन दिस, ठीक है? उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे वो डिप्लॉय किए थे इन ईरान, ठीक है? ये जब इंसिडेंट हुआ था, पर इसको कभी कभी मीडिया ने उस तरीके से नहीं दिखाया जैसे ये हुआ था। सो गल्फ वॉर नेवर टुक प्लेस, ठीक है? ऑल दे शो समथिंग व्हिच व्हिच डिड नॉट, उस तरीके से दिखाया। सो मीडिया आज के वक्त में जो आपको चीजें केटर कर रहा है, दे आर मोस्टली फेक, दे डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? और अब एआई के यू नो इमर्जेंस के बाद तो चीजें और भी क्या है, काफी डिफरेंट हो गई हैं, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द कॉपीज ऑफ थिंग्स, जिस स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, दैट इज हॉरिफिक, है ना? तो ये है, ठीक है? अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है? और इसका आंसर आप लोगों ने करना है। मैं कमेंट सेक्शन में आई सी कौन कौन इसको आंसर करता है, ऑलराइट? तो ये आपकी चीजें हैं, आपको समझ आ गया अच्छे से? एक रिलेशन हमने बिल्ड किया, ठीक है? जब हम रिलेटिव एग्जांपल देते हैं तो हमें चीजें अच्छे से समझ आती हैं। एंटोनियो ग्राम्शी, ही वाज अ इटालियन मार्क्सिस्ट, वी हैव रेड अ लॉट अबाउट हिम, ही इज वेरी फेमस फॉर हिज टर्म ऑफ द कल्चरल हेजेमनी। देखो कल्चर वर्ड कितना यूज हो रहा है ना, कल्चरल हेजेमनी। व्हाट इज द कल्चरल हेजेमनी? कल्चरल हेजेमनी क्या है हमारा? व्हाट इज द कल्चरल हेजेमनी? कि हमारा जो रूलिंग क्लास है, वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है किसको? जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, नॉट ओनली थ्रू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मीन्स, नॉट बाय अप्लाइंग द फिजिकल फोर्स ओनली, ठीक है? बट दे डोमिनेट देम विद कल्चर एंड द आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। और इन आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को और कल्चरल इंस्टीट्यूशन को कौन रन करते हैं? इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है? पढ़े लिखे लोग, राइट?
They are the highly educated people. They know that how the society functions. They know the how the society works. ठीक है, और वो क्या करते हैं? They are the one who create that discourse. ये वो लोग हैं जो डिस्कोर्स करते हैं. ठीक? In our case, Britishers were the one who tells the world that who India is. इंडिया के पास अपनी वॉइस नहीं थी. They had the power, so they used that power to let the world know that who they are, and they showed us as an uncivilized person. And we are the one from last thousands of years. We have the scriptures. Our culture was one of the ancient culture in the world, right? हमारे scriptures which were written like way back thousands of years back. ठीक, Panini, the grammarian, his works are today referred by all of these linguists, right? Who are trying to interpret the words in their own way, you know. तो ये सब चीजें, but they had the power, so they manipulated us. ठीक है, तो आपको पता है कि कल्चर हेजेमनी किस तरह से काम करती है, नॉट बाय फोर्स बट बाय अप्लाइंग दी आइडियोलॉजी. और इस आइडियोलॉजी को कौन डिसेमिनेट करता है, कौन शेयर करता है? इंटेलेक्चुअल्स. जैसा कि मैंने एग्जांपल देता हूं ना कई बार आपको, वो कोलगेट का, कि कोलगेट को बेचने के लिए आपको फोर्स थोड़ी ना किया जाता है कि आप इसे बाय करो, आप इसे बाय करो. दे सिंपली क्रिएट अ इमेज. वो सिंपली एक आइडिया डेवलप कर देते हैं आपके माइंड में कि दिस इज प्रूव्ड बाय द डॉक्टर्स एंड दिस इज हाउ इट किल द जर्म्स. ठीक है, ये जो सर्टिफाइड है, और डॉक्टर्स फ्रॉम लास्ट लाइक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इसे यूज कर रहे हैं, और इस पे लेबोरेटरी में इस पे जो है रिसर्च हो रहा है. यू बिलीव इट, हाँ ये तो हमें बाय करना चाहिए. ठीक है, आप कैडबरी के आप चॉकलेट्स देते हो ऑन द बर्थडे, उसका जो एक पैकेट आता है, आप वो जो है यू नो यू जस्ट गिफ्ट इट, प्रेजेंट इट लाइक ऑन दी ओकेजन्स. क्यों? क्योंकि वो आइडिया आपको सेल किया जा रहा है, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, बट आपका माइंडसेट, ठीक है, उस तरीके से जो है वो बिल्ड किया गया है, क्रिएट किया गया है. ठीक है, आप आपके माइंड में उन आइडियाज को सिपिन कर दिया गया है. ठीक है, उन विचारों का रिसाव आपके मस्तिष्क में हो चुका है. ठीक है, ये चीज है. एंड ही टॉक अबाउट द प्रिजन नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, जो इन्होंने 1926 से 1930s तक लिखी थी व्हेन ही वाज इन द प्रिजन. ठीक है, मुस्लिनी was one of the person. He was a fascist. He was a tyrant, and he went against him, and he put him into the prison, and he came out only after his death in 1937 तक. Yeah. So for 20 years का इनको prison में रखा गया था, but his health started to decline, and because of what he died. And during this time period 37, and he wrote this prison notebook. तो इसमें ये 30 आपके कितने वर्क्स थे ये? 30 नोटबुक्स हैं ये आपके, 300 पेजेस में है ऑफ हिस्ट्री एंड analysis. He did the analysis of the society during this time, and they are the contribution to the political theory. ठीक है, एंटोनियो ग्रैम्ची को पॉलिटिक्स में, कल्चर स्टडीज में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, और कल्चर स्टडी का जो रूट है आपका मार्क्सिज्म. एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हूम? निकोलो मैकियावेली, विल्फ्रेडो परेटो, जॉर्जस सोरेल, एंड बेनेडेटो क्रॉसे. बेनेडेटो क्रॉसे. ठीक है, और किसने इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? हेमिश हेंडरसन ने. किसने? हेमिश हेंडरसन ने इसे पब्लिश किया था. ठीक है, हमें मिल गई नॉलेज. ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं अभी कि नहीं कर सकते. पेन ऑफ अ प्रिजनर ड्यूरिंग द colonial टाइम्स, रिकलेक्शंस ऑफ द लव, रोमांस एंड ब्लिसफुल लाइफ, philosophy, culture, literature and the role of intellectuals, exploitation of black during the colonial times. अब ये आंसर, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास नॉलेज तो है अब, है ना? आप आंसर कर दोगे, एंड आई विल वेट फॉर द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे, इंगेज करोगे, मैं उतना स्पीड के साथ आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आऊंगा. ठीक है, सभी बच्चों को एक नॉलेज मिल जाएगी. रेस्ट इट डिपेंड्स कि आप कितना हार्ड वर्किंग हो, आप किस कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो. ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग देन मैटर्स. ठीक है, भी कंटेंट तो अवेलेबल है, कंटेंट तो सबके पास है. ठीक है, बट कौन उसे स्टडी कर रहा है एक्टिवली, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन वीडियोस में मिलती है ना. ठीक है, आपका कहीं ना कहीं एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप शेयर करो, आप पहुंचाओ. ठीक है. ठीक है, ओके. स्टेटमेंट 1.
A Room of One's Own is a feminist essay about women's education, exclusion, and writing by Virginia Woolf. A Room of One's Own is the feminist essay about women's education, exclusion, and writing by the Virginia Woolf. ये 1929 में आपका पब्लिश हुआ था essay on the topic of women and fiction. And it was a series of lecture which she delivered in the Newham and the Girton College in the Oxbridge University, Oxford and Cambridge में. ठीक है. So first statement is correct है आपका. Statement true. In other words, आपका जो work है ना, ये collection of essay written by Edward Said नहीं है. It is by the Gayatri Spivak. Gayatri Spivak का आजकल वो debate, वो एक dispute हुआ है JNU में, आपने सुना होगा, where she shut this boy up from asking the question to her that was about her class. ठीक है, that was a really uncomfortable question for her. So what she did is के he pronounced the name of one of the sociologists, W.E.B. Du Bois, and she said कि इसका pronunciation ये नहीं है, इसको अच्छे से pronounce करो. आपने देखा होगा, काफी famous हुआ ये भी incident जो हुआ JNU में. And the guy was from the SC or ST class, and he was a professor of the Brahmin studies. So उसके ऊपर कुछ ये भी आजकल डिबेट काफी हो रहा था, ठीक है, काफी वायरल हुआ था ये चीज. सो उनकी जो भी इमेज है, दैट हैज ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड दीज डेज. ठीक है, मींस नॉट बीइंग ओपन टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. ट्वीट पे भी उनको काफी बैकलैश मिला. सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ दिस ऑथर दीज डेज. और 1987 में ये क्या है आपका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ है. ये आपका मोस्ट एक प्रोमिनेंट वर्क है पोस्ट कलोनियल थ्योरी का. पोस्ट कलोनियल थ्योरी का, राइट. ओके. सो स्टेटमेंट टू तो क्या है हमारा, इनकरेक्ट हो गया. आंसर कर दोगे अब इसको, इसका आंसर आप लिखना कि क्या है. ठीक है, ओके. एंड हाँ, ये चीज उन्होंने यहाँ पे कही थी. शी टॉक अबाउट इन दिस रूम ऑफ वन जोन व्हाट शी सेड दैट वुमेन नीड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू बी क्रिएटिव. ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है. अगर आप क्रिएटिव नहीं बन सकते हो, ठीक है. एंड शी आल्सो गिव द एग्जांपल हियर ऑफ द जुडिथ. जुडिथ कौन है? जुडिथ is the fictional character here. She was the sister of the Shakespeare, and she was as talented, as good as Shakespeare was, but she was not given the opportunity to study and go to the good school. ठीक है, उसे वो environment नहीं मिला, and she couldn't grow up that way, the way Shakespeare did. Otherwise वो भी करती. That is the main reason that we don't see much successful women in the history. ठीक है, ऑलराइट. तो ये आपकी बात है. इन अदर वर्ड्स वी डिस्कस इट, राइट. फिर आता है हमारा सेवंथ क्वेश्चन विच इज ऑन द न्यू क्रिटिसिज्म. आप जानते हो इट व्हाट न्यू क्रिटिसिज्म इज. हम अपनी जो लिटरेरी थ्योरी का जो यूनिट है, हम न्यू क्रिटिसिज्म के साथ ही शुरू करते हैं. एंड इट फोकसेस ऑन द क्लोज रीडिंग, इट फोकसेस ऑन द कंटेंट, इट डिस्क्रेडिटेड द हिस्टोरिकल एंड द सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड. उस पर फोकस नहीं करता. ये प्राइमरीली एस्थेटिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है. एंड इस फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, उस पे इसका मेन फोकस रहता है न्यू क्रिटिसिज्म का. ठीक है, आपका जो है अर्ली 20th सेंचुरी में ये हमारा मूवमेंट है वो शुरू हुआ है. द न्यू मूवमेंट इन लिटरेचर popularized by the close reading of the text. This is correct. Now the leading critiques the new criticism are the Ellen Tate. Yes they are. अगर आपने स्टडी करी होगी, मैंने ये चीजें यहाँ यूट्यूब पे भी पढ़ाई हैं, और बाकी क्लास में तो डिटेल एक एनालिसिस इनका एमसीक्यूज के साथ होता ही होता है. रॉबर्ट पेन वॉरेन, आरपी ब्लैकमर एंड द केनिथ बर्ग. ठीक है, second one is also correct. The critical approach is extensively used in the study of novels and plays. तो नहीं, ये poems में आपका primarily use किया जाता है. Poems में अगर आपने वो एक सुना होगा incident, one of the event which took place in the वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आई ए रिचर्ड्स ने क्या किया था. उन्होंने he distributed the pages, right, on which some words were written. It was a poem from the author, and they had no idea who had written it
व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द टाइटल। उसमें ना ही तो टाइटल था, ना ही किस ये राइटर ने लिखा है, ना उसके बारे में था। उन्होंने सिंपली उन वर्ड्स के बेसिस पे इंटरप्रेट करना था कि क्या मीनिंग है। एवरीवन केम विद अ डिफरेंट डिफरेंट अनएक्सपेक्टेड यू नो एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पोम। पोम्स पे ये आपकी यूज होती है, तो सी आपका इनकरेक्ट है यहाँ पे, है ना। This critical approach tends to discredit, yes, it tends to discredit historical, social and political context of a work of literature. ये आपका आता है JC Ransom published a book, yes, इसी बुक वर्क के बाद ही इसे अपना नेम मिला था। 1941 में आपका ये पब्लिश हुआ था, राइट। सो दीज थ्री ए बी these four A B D E are the correct one, A B D द करेक्ट वन, क्योंकि सी हमारा इनकरेक्ट है, तो ये तीनों आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। कई बार अगर आपको, अगर ऐसा होता है कि आपको लाइक यू डू नॉट नो द फोर, बट आपको एक चीज पता होती है कि ये तो पक्का नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। फॉर से दे हैव डिस्कस्ड दी सैमुअल बेकेट इन द विक्टोरियन एज, और बाकी तीन ऑप्शन ऐसे है कि आप उनको जो है यू आर अनेबल टू लाइक इंटरप्रेट इट, ठीक है। आपके लिए इजी हो जाएगा ना कि आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अगर वो तीनों में मिल गया, मींस मींस द फोर्थ वन इज योर करेक्ट वन। एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको क्या है, यूज करते रहना है। एलिमिनेशन टेक्निक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, गेस वर्क में, ठीक है। गेस वर्क के साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको यूज करनी है, ठीक है। Then come the Roland Barthes. Roland Barthes was a structuralist as well as the post-structuralist. He sits somewhere between these two. ठीक, स्ट्रक्चरलिज्म के बीच और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में हमारे रोलैंड बार्थेस आते हैं। ही सिट्स ऑन द फेंस। इनका वर्क था इंट्रोडक्शन ऑफ टू दी स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द नैरेटिव। स्ट्रक्चरलिज्म का आपको एक टेनेंट जो याद होना चाहिए, दैट इज दी कि किसी भी चीज को हम इंडिविजुअलिस्टिकली आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर सकते। वी हैव टू प्लेस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रक्चर, ठीक है। आप ऐसे आइसोलेशन में चीज को नहीं पढ़ सकते, आपको बीच में लाना होगा, फिर आप रेफरेंस दोगे, दिस दिस। जैसे वॉर है, अगर आप वॉर को एक्सप्लेन करो, आप कैसे करोगे? यू हैव टू रेफर टू द ब्लड शेड, आर्मी, weapons, deaths, and then you are able to know that what war is, what it does actually, ठीक है। जैसे कि आपको लिटरेचर को समझना है, व्हाट इज लिटरेचर, ठीक है। आप लिटरेचर को आप इन इटसेल्फ हाउ विल यू अंडरस्टैंड इट। अगर आप लिटरेचर को यहाँ लाते हो, here you have all of these genres, story, poetry, novel, prose, drama, ठीक है। all of these genres come together create the literature, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं यहाँ पे, रोलन बार्थेस इन दिस वर्क इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ द नैरेटिव, कि आपके नैरेटिव को समझने के लिए, जो आपकी स्टोरी होती है, जो उसका नैरेटिव होता है, उसको समझने के लिए क्या होता है, आपको जो है इसके स्ट्रक्चर्स को समझना होता है, ठीक है, इन रिलेशन टू द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आप तब समझ पाते हो जब आप जो है लार्जर जो स्ट्रक्चर है नैरेटिव का, जब आप उसे समझते हो। इन इटसेल्फ इसे समझना मुश्किल है। सो हियर ही हैज डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द नैरेटिव, कि कि जो आपका स्टोरी है उसका मीनिंग किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है, द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द नैरेटिव। नैरेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, उसका हम एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। ही हैज डिवाइडेड द नैरेटिव इनटू द थ्री लेवल्स। वो लेवल कौन कौन से हैं उसके बारे में बात की गई है। एक है आपका फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपके इवेंट्स होते हैं, जो आपका फंक्शन होता है, जो आपका एक जो प्रोसेस है, थिंग विच इज टेकिंग प्लेस इन द स्टोरी, चीजें हो रही हैं, जो फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। जो एक्शन हो रहा है, ये एक्शन आपका रिलेट करता है कैरेक्टर से, ठीक है। आपका नरेशंस, आपका सेटिंग्स, आपके डायलॉग्स, ठीक है। तो ये जब सारी चीजें इकट्ठे मिलती हैं, उससे ही तो एक मीनिंग बिल्ट होता है। तो ये तीन क्या है, आपके लेवल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको आंसर तो मिल गया, इसको थोड़ा सा हम डेप्थ में जाके भी समझ लेते हैं, क्योंकि अब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नैरेटिव क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या किया है यहाँ पे, उसको ब्रेक डाउन किया है। बिकॉज इन आइसोलेशन आप इसे समझ नहीं सकते, इन इटसेल्फ इट इज नथिंग। सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द अदर पार्ट्स ऑफ इट, जिन पार्ट से, जिन जिन कंपोनेंट से ये बनता है, ठीक है। इसके तीन लेवल होते हैं। किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ना है, नैरेटिव को अगर आपको पढ़ना है, तो वो तीन लेवल पे क्या करता है, फंक्शन करता है। सबसे छोटी यूनिट है आपकी कौन सी, फंक्शंस। फंक्शंस में क्या आता है, आपके एक्शंस, आपके इवेंट्स, ठीक है, जो आपके स्टोरी में होते हैं।
ठीक है। फिर आता आता है आपका एक्शन। ये लार्ज यूनिट है कंपोज्ड ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर आपके फंक्शन आते हैं, ठीक है। ये एक्शन आपका मूवमेंट वाला एक्शन है, ठीक है। टिपिकली एसोसिएटेड विद दी आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये फंक्शन कौन करता है? आपके कैरेक्टर्स ही करते हैं ना। इवेंट किसकी लाइफ में होते हैं? कैरेक्टर की लाइफ में होते हैं, तो कैरेक्टर आपका पहले आएगा, राइट। फिर आता है आपका नरेशन। कि स्टोरी को किस तरह से कहा गया है, द डायलॉग्स इंक्लूडिंग द नैरेटिव वॉइस, पर्सपेक्टिव्स आपका, ठीक है। आपका टेम्पोरल एस्पेक्ट्स कि आपका सेटिंग कहाँ है, कौन से समय में, कौन से वक्त में ये सेट हुआ है, वो सब चीजें। और इस इनके बेसिस पे ही तो हमारा एक कंप्लीट मीनिंग जो है फॉर्म होता है। बिसाइड दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये हमसे एचपीपीएससी में भी पूछा गया था, जो कॉलेज कैडर का हमारा एग्जाम हुआ था। दैट एग्जाम वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री, आई वुड से, फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। आई मैनेज टू क्वालिफाई दैट एग्जाम, ठीक है। आ, उसमें क्लासिकल आपका लिटरेचर बहुत पूछा गया था। साउथ इंडियन राइटर्स पूछे गए थे, डेप्थ में पूछा गया था, और ये वर्क वहां पे पूछा गया था, ठीक है। और इसमें से सब्जेक्टिव वे में एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप इसे आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पे 5 कोड्स हैं, ठीक है। ये 5 कोड्स क्यों हैं? बिकॉज दे हेल्प यू टू इंटरप्रेट द डीप मीनिंग्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है। इन 5 कोड्स को अप्लाई किया जाता है। तो 80 कोड में क्या देखते हो आप? आपका जो सीक्वेंस होता है इवेंट के बीच, दैट वन थिंग लीड्स टू द अनदर। आप इस सीक्वेंस को देखते हो। इन इट हेल्प्स यू टू नो द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, कि ये सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है, ये क्या हो रहा है स्टोरीज में, ठीक है। कम्युनिटी कोड होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो? आप यहाँ पे मिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करते हो, जो क्वेश्चन है उस स्टोरी में, दैट यू आर ट्राइंग टू नो, फिगर आउट कि उस स्टोरी में हो क्या रहा है, ठीक है। फिर आपका जो है कोनोटेशंस होता है। आप के ऑन सरफेस पे ही मीनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। उन वर्ड्स के कुछ डबल मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपका थीम्स, सॉरी, जैसे आपका वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड के साथ कुछ सब्जेक्टिव चीज अटैच हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल देते थे ना, हमने सिग्निफायर में पढ़ी थी ये चीज, डेनोटेटिव एंड कोनोटेटिव। डेनोटेटिव आपका होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है। कोनोटेटिव मीनिंग होता है डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव मीनिंग होता है। उस वर्क की सब्जेक्टिविटी को आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हो। इस तरीके से इन कोड्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। मीन्स ये आपके टूल है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपका फोकस रहता है थीम्स पे, यहाँ पे आपका फोकस रहता है रेफरेंस पे। मान लो आप एक इंडिया की ऑडियंस है, ठीक है, और वहां पे किसी एक कल्चरल चीज को यूज किया गया है। इट कैन बी द पार्ट ऑफ अवर ओन कल्चर, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश राज, एक वर्ड आप समझिए। सो वी नो व्हाट ब्रिटिश राज मीन्स, ठीक है। जो आपकी बाहर की ऑडियंस है, जो यूरोपियन की ऑडियंस है, हु नेवर बीन कॉलोनाइज्ड, उन्हें उस वर्ड का, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का नहीं है पता, बट वी नो दैट, ठीक है। तो हम उस चीज को समझ लेते हैं। तो कल्चर रेफरेंसेस, थीम्स, कॉनोटेशंस, ये क्या है? हमें हेल्प करती हैं समझने में चीजों को। इन चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। दैट इज द मेन मेन पर्पस ऑफ हिम, दैट हाउ द नैरेटिव कैन बी अंडरस्टूड। समझ आ गया आपको? ये इसका क्या है? आंसर है हमारा ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी, राइट। फिर आता है हमारा 9th क्वेश्चन। तो यहाँ तो हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना है, और मैंने क्या है, इसके डेट्स भी साथ में लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स फेनन ये सबसे पहला आपका वर्क माना जाता है इन द पोस्ट colonial theory। एंड बिसाइड दिस वन important थिंग इज दैट he was interested in the psyche of the post colonialism, ठीक है। तो साइकी क्या होती है? जो आपके कॉलोनाइज लोग होते हैं, उनकी साइकी क्या होती है? साइकी ऑफ द साइकी ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल, ठीक है। कि किस तरह से आपको इम्पैक्ट करती है वो चीज, कि ना ही तो दिस इज अ वेरी फेमस वर्क ही हैज रिटन। इट इज कॉल्ड दी व्हाइट मास्क एंड ब्लैक फेसेस, ठीक है। क्योंकि ब्लैक है, जो आपके अफ्रीकन है वो क्या है? ब्लैक है। बट वो व्हाइट मास्क पहन रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी लाइक व्हाइट पीपल बाय स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, ड्रेसिंग अप लाइक देम, बट इंटरनली दे आर ब्लैक। और हमने अभी ये नेग्रीट्यूड, याद है आपको कॉन्सेप्ट हमने किया था, एमए सेजायर का है, टॉक अबाउट एम्ब्रेसिंग दैट ब्लैकनेस। कि अब जो हो ना, आप उससे एम्ब्रेस करो, उसे एक्सेप्ट करो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, और फिर इसे चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ हु यू आर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं लिटरेचर से, राइट। भूमि के भाभा, नेशन एंड नरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। सो इन्हें देखने के बाद आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज तो कर ही दोगे। और आपको ये कहाँ अरेंज करना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, ठीक है। जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी, जितने ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे ट्यूटर के साथ, उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा,
ठीक है, एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियो बाय सीइंग योर एंथुसियाज्म व्हिच यू विल शो टू मी। ठीक है जी, तो ये चीज है, आप अरेंज कर लेना इस चीज को। ठीक है, आपके लिए तो कोई टास्क होना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड फॉर पोस्ट colonial theory एंड लिटरेचर। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड फॉर पोस्ट colonial theory आपकी क्या बात करती है, क्या बोलता है पोस्ट colonial theory? पोस्ट colonial आपकी क्रिटिकल अप्रोच है टू एनालाइज दी दी colonial literature, whether it is written by the western writer, imperialist writers or the colonized people। ठीक है, उसमें ये क्या देखते हैं, उसमें ये नैरेटिव को देखते हैं, उसमें ये डिस्कोर्स को ट्रेस करते हैं कि किस तरह से एक आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश की गई है, दैट हु व्हाट इज द वेस्ट एंड व्हाट इज द ईस्ट। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, किस चीज को रिजेक्ट करते हैं? दे रिजेक्ट दी मेटा नैरेटिव्स, मेटा नैरेटिव्स। दे रिजेक्ट दी यूनिवर्सलिस्टिक क्लेम्स, यूनिवर्सलिस्टिक 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 क्लेम्स। यूनिवर्सलिस्टिक क्लेम्स क्या है? एग्जाम्पल है यहाँ पे थॉमस हार्डी की नॉवल का। ठीक है, उसमें ये बताते हैं कि जो थॉमस हार्डी की नॉवल में जो वर्ल्ड डिपिक्ट किया गया है ना, वर्ल्ड वैसा ही होता है, कैरेक्टर्स वैसे ही होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। दे ट्राई टू प्रेजेंट इट एज अ आइडियल वर्ल्ड। इसके अलावा कोई और दुनिया होती नहीं है। इफ somebody इज नॉट लाइक दैट, इट मीन्स यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर नॉट civilized, you are savage, you are barbaric, you are dirty, you are ugly, and we are the one who will tell you that how to be like it। ठीक है, और ये चीज को रिजेक्ट करते हैं, यार ये तुम क्या बेहुदा बात कर रहे हो। राइट, द वर्ल्ड इज डाइवर्स, राइट, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन पीपल एंड दे एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या करते हैं? एम्ब्रेस करते हैं डाइवर्सिटी को। ये क्या करना चाहते हैं? ये अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एंड दे आर सबवर्टिंग इट। पोस्ट colonialism उसे सबवर्ट करता है, फिनिश करता है, किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, रिजेक्ट करता है उस चीज को। ठीक है, तो ये चीज है, पोस्ट colonialism में ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर? इन अदर वर्ड हमने एक वर्क डिस्कस किया, ओरिएंटलिज्म हमने एक वर्ड डिस्कस किया, एम्पायर राइट्स बैक, बिल एशक्रॉफ्ट का वर्क है एम्पायर राइट्स बैक करके आपका एक वर्क है। ठीक है, कल्चरल एंड इंपीरियलिज्म, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म करके आपका इंपीरियलिज्म करके आपका वर्क है। 1993 में आपका ये पब्लिश हुआ है। मैंने आपको आई हैव गिवन यू द 4 वर्क्स। ठीक है, आई हैव गिवन यू द 4 वर्क्स। ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिख देना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट colonial वर्क्स। ठीक है जी, ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, वी हैव द 5 स्टेटमेंट्स है, इसमें हमें देखना है कि इसमें से मोस्ट वैलिड कौन सी है। एब्रोगेशन, एब्रोगेशन क्या होता है? एबोलिशन ऑफ द लॉस। आप देख सकते, जैसे कि आपका साइमन कमीशन आया था इंडिया में, हमने उसे रिजेक्ट किया था। ठीक है, साइमन गो बैक के आपके नारे लगे थे, क्यों? क्योंकि वो एक कमेटी बिल्ड की थी 7 लोगों की, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, और आप इंडिया पे रिपोर्ट करना चाहते हो, दैट वाज नॉट फेयर। रेजिस्टेंट करते हैं, रेजिस्टेंस होता है, स्वदेशी मूवमेंट है, वी रेजिस्टेड, वी बर्न ऑल दी all the clothes and the goods from the foreign and relied on the domestic production। assertion होता है, हम यहाँ पे अपने आप को, खुद की आइडेंटिटी, we develop our own alternative ideology to tell that who we are। is this the basis of the post colonial thought? Yes it is, right one। ठीक है, B. Post-colonial theory defends binaries of the masters and slaves। Do you think that they will defend these binaries? कि masters और slave होते हैं, 2 classes हैं? No, they don't talk about this. They don't want to limit this view। They said this, there is a diversity। ठीक है, आप पूरे समाज को जो है 2 classes में divide करके नहीं रख सकते कि हम slave है तुम master हो। They don't defend it, they reject it, right? Weep Not Child 1964 is the first novel in English by the East African writer Ngugi wa Thiong'o। This is a correct one। Wide Sergus Sea by Jane Reyes is based on the experience of the colonized African
population. So no, it was a pre-equal. It was a pre-equal means it was a pre-equal to the Charlotte Bronte's Jane Eyre. Jane Eyre का आपका वर्क है, जेन एयर का आपका वर्क है, ठीक है? उसका प्री इक्वल है ये, एक आपका सीक्वल होता है जो आपकी प्रीवियस राइटिंग को कंटिन्यू करता है, मतलब इसका जो कंटिन्यूएशन टेक्स्ट है वो है आपका जेन एयर। तो जेन एयर का आपका जो कैरेक्टर है ना, एक बर्था, बर्था आपका कैरेक्टर है, हु वाज अ वाइफ ऑफ द रोचेस्टर, हु डाइड एट द लास्ट, ठीक है, हु जम्प्ड फ्रॉम द रूफ because there was a fire, and she jumped out of it and she died. So it shows that how her life began, how she came mad. So here she showed that she was from Jamaica, a black girl. She was brought to England by the Rochester, and she didn't find any connection with this culture, and now she has no connection with her roots. So she went sort of mad, and she was confined to the mansion, and that leads to her this madness. ठीक है, इन सभी चीजों ने उन्हें क्या कर दिया, मैड कर दिया उस वुमन को, बर्था को, एंड दिस इज व्हाट लेड टू हर डेथ. सो इट टॉक्स अबाउट द पेट्रार्की, पेट्रियार्की, 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 ठीक है, दैट हाउ इट डोमिनेट्स द वुमेन. ठीक है, तो इसके बारे में है, तो इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. बाकी ई होमी के भाभा, एडवर्ड साइड, गायत्री स्पिवक, दे आर इंपॉर्टेंट पोस्ट colonial थिंकर्स. सो हमारे पास कौन कौन से हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन. सो ए इज राइट वन, सी इज राइट वन, ई इज राइट वन. सो ए सी ई इज द राइट वन. हेयर 1966 में आपका वाइट सगुसी जो है वो पब्लिश हुआ है. सो इट वाज द वीडियो, राइट. I really enjoyed making it and I hope you enjoyed too. So अभी हमने हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, remaining we have about 70 now. So उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है हम डिस्कस करेंगे. Depends that how the response will be. So let's see. On the basis of that, we will make the next video and I'll come soon. All right. So comment section में आप अपने suggestions लिख सकते हो that what else you want me to make a video on. So all right, guys, we'll see you soon with the another value additioning videos which can make you qualify your NET and JRF. See you soon. This is Bhupesh Sharma signing off.